हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद शुभम सर। आज हम एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं और ये 12th फिज़िक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। काफ़ी लेंदी चैप्टर होता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। काफ़ी लंबा चलेगा ये चैप्टर। तो तुम्हारे लिए सजेशन ये है, एडवाइस ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर जो कि आज का लेक्चर है, हैंड रिटन नोट्स अपने खुद के बनाते हुए चलो। नोट्स में लिंक भी डाल दूंगा, तुम डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके लिंक तुमको पूरा नोट्स मिल जाएगा वेल रिटन, तो वहाँ से भी तुम अपना नोट्स बना सकते हो जैसे भी तुमको जमे। बट इट्स बेटर कि तुम अपना नोट्स बनाओ। और ये चैप्टर में डेरिवेशंस बहुत सारे आने वाले हैं, तो चैप्टर को थोड़ा ध्यान से समझना। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो टाइटल होता है ये महाराष्ट्र बोर्ड के बुक में है, 12th के बुक में, जो भी तुम्हारा शायद मेरे हिसाब से आई गेस 9th या 10th चैप्टर होता है। 10th चैप्टर जो भी है, शायद 10th चैप्टर, हाँ करेक्ट 10th चैप्टर है ये, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, 12th फिजिक्स में। और एनसीईआरटी में ये चैप्टर होता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, यही चैप्टर का नाम होता है। ये एग्जैक्ट जितना कंटेंट यहाँ पढ़ेंगे ना हम लोग, या जो कंटेंट यहाँ पढ़ाऊंगा सब सीबीएसई का ही कंटेंट पढ़ाऊंगा मैं। सीबीएसई महाराष्ट्र बोर्ड, अभी कंटेंट एकदम सेम है। तो वहाँ इस चैप्टर का नाम होता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जो तुम्हारा 3rd चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड का। तो 12th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका एक मैं शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। इसको मैं MFEC मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट ऐसे भी लिख सकता हूँ, या MEEC मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर को बोलने के बहुत सारे नाम हैं। एक तो मैंने तुमको बताया मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, वो भी एक नाम है। तो ये सारे एक ही चैप्टर के नाम है, कंटेंट सब में एक ही रहने वाला है। चलो हम बात करते हैं थोड़ा। ये चीज़ तुमने ऑलरेडी देखा हुआ है, अगर तुम टाइटल पढ़ के समझ जाओ तो तुमको समझेगा। करंट के वजह से होने वाला मैग्नेटिक फील्ड या करंट के वजह से होने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट्स अपने को पढ़ने हैं। तो देखो इस चैप्टर में कंटेंट की शुरुआत कहाँ से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मैं यहाँ तुमको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ चैप्टर का। 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, ये एक पार्ट है चैप्टर का। दूसरा पार्ट है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये दूसरा पार्ट होगा चैप्टर का। पहले हम हर एक केस में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम जाएंगे फाइंड आउट करने कि फोर्सेस क्या क्या होते हैं अलग अलग केसेस में, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा चैप्टर। पहला पार्ट अपना यही चलेगा, सारा फील्ड्स हमको कैलकुलेट करना है। कभी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के वजह से, कभी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के वजह से, कभी सर्कुलर वायर के एक्सिस पे वगैरह वगैरह वगैरह, सोलेनॉइड, टोरॉइड, ये सब, ठीक है। अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स वाला पार्ट है ये कहाँ से आता है, तो इसके बारे में एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है कॉल्ड एज ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। मैं ओरस्टेड्स लिख दिया मैंने, ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट के बारे में तुमने अपने बुक में पढ़ा होगा, स्कूल के बुक में। ओरस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ओरस्टेड ने देखा कि अगर एक वायर है जिसमें एक करंट फ्लो कर रहा हो, जैसे ये करंट आई है, तो इस वायर के अगल बगल अगर हम मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो ये नीडल डिफ्लेक्ट होती है। इसको बोलते हैं ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट या ओरस्टेड्स ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो तुम। तो ओरस्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर मतलब किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो वो वायर के अगल बगल में नीडल रखा जाए तो नीडल डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। ओरस्टेड ने यहीं पे नहीं स्टॉप कर दिया। ओरस्टेड ने क्या किया, ये नीडल को उठा के इस तरफ रखा, इस तरफ उठा के रखा, तो देखा डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। और एक चीज़ ओरस्टेड ने किया, ये नीडल को जैसे जैसे दूर लेके गए डिफ्लेक्शन वीक होता गया, डिफ्लेक्शन वीक होता गया, या बोल सकते हो डिफ्लेक्शन का जो रिजिडिटी है, स्टिफनेस है कि एक ही जगह पे रुका है, वो वीक होता चला गया। तो इससे कुछ कंक्लूजन्स बताए ओरस्टेड ने। ओरस्टेड ने बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वायर के चारों तरफ है, क्योंकि जैसे ये वायर है मेरे पास, तो ओरस्टेड ने नीडल यहाँ रखा तो भी इफेक्ट दिखाई पड़ा, यहाँ रखा तो भी दिखाई पड़ा, यहाँ रखा तो भी दिखाई पड़ा, यहाँ रखा तो भी, मतलब आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह पे रख के देखा ओरस्टेड ने, तो पता चला कि फील्ड सब जगह पे एग्जिस्ट कर रही है। और एक चीज़ फाइंड किया ओरस्टेड ने कि वायर से जैसे जैसे नीडल को दूर लेके जाते हैं फील्ड वीक होती जाती है, ठीक है। तो ये ओरस्टेड का फाइंडिंग था, ये ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि यहीं अगर एक करंट कैरिंग वायर है, जैसे ये एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट है, और यहाँ कोई हमने एक चार्ज ले लिया, जैसे से ये चार्ज है Q, तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि जब तक, अभी फिलहाल के लिए हम सिंप्लिसिटी के लिए ले लेते हैं चार्ज प्लस Q है, जब तक ये चार्ज मूविंग नहीं है
तब तक इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं है। और जैसे ही ये चार्ज, सपोज जैसे मैं v वेलोसिटी से मूव करा दूं, तो हमने देखा कि ये चार्ज कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाता है। या हमने एक और चीज़ ऑब्जर्व किया, अगर इसको इस डायरेक्शन में मूव कराया जाए तो ये चार्ज कुछ अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है, एंड सो ऑन। मतलब हमको एक चीज़ दिखाई पड़ा कि जो फोर्स है, अब देखो हमको ये तो पता है कि ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है अपने चारों तरफ, ये पता है। दूसरा चीज़, ये जो करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है चार्ज पे, कब? जब चार्ज मूविंग है। इसीलिए चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म जो है ना वो मूविंग चार्जेस का कॉन्सिक्वेंस है। ये बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट है फिजिक्स का, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है फिजिक्स की। इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कंबाइन होते हैं। तो यहाँ तुम पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हो कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनता है। यहाँ तुम पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हो कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनता है। एक्चुअली तुम कैसे वाला पार्ट तो पढ़ ही नहीं रहे हो, कैसे वाला पार्ट तुमको बीएससी तक भी नहीं आएगा। तुमको वो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में जाके पता चलता है कि क्यों या कैसे चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमको ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बात करना है कि एक करंट कैरिंग वायर का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है चारों तरफ, और उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमको बात करनी है। और हमको इस चैप्टर में करंट कैरिंग वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है वो निकालनी है, या मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। बात समझी? हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी होने वाला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ की बात करेंगे हम लोग, कॉल्ड एज बायो-सैवर्ट्स लॉ। देखो क्या है बायो-सैवर्ट्स लॉ। देखो, टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, देखो हम पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे अलग अलग वायर्स के लिए, करंट कैरिंग वायर्स के लिए। ये जो करंट कैरिंग वायर है इसका शेप अलग अलग हो सकता है, याद रखना। कभी स्ट्रेट वायर होगा, कभी इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर होगा, कभी सर्कुलर वायर होगा, कभी सेमी सर्कुलर होगा, कुछ भी हो सकता है शेप। तो अलग अलग शेप्स के लिए हमको करना है करंट कैरिंग वायर के लिए। तो हमको कैलकुलेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को, टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग वायर। अच्छा, जिसको ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से, तुमको मैं थोड़ा रिकॉल कराता हूँ। तुमने स्कूल में ये सब एक्सपेरिमेंट्स देखा होगा। एक वायर होता है ऐसे जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और इसके चारों तरफ एक कार्डबोर्ड लगा होता है लाइक दिस, और ये कार्डबोर्ड पे आयन फाइलिंग्स रखते हैं। तो ये आयन फाइलिंग्स एक तरीके से अरेंज हो जाती हैं, है ना। ये वाला तो सबने देखा होगा ना एक्सपेरिमेंट। मोस्ट ऑफ द बच्चों के स्कूल में कराया भी होगा ये एक्सपेरिमेंट। तुमको एक वायर है जिसमें एक करंट फ्लो करा, कैसे करंट फ्लो कराओगे? अरे इधर लगा दो ना बैटरी। अब क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ चुके हो, इधर लगा दो बैटरी, हो गया। अब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इधर की तरफ, ये करंट आई जा रहा है इस तरफ। तो ये जो करंट बन रहा है, ये जो करंट है ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो विजुअलाइजेशन है वो हम आयन फाइलिंग्स रख के कर सकते हैं। ठीक है, इतना तुमको अगर याद आया हो तो बहुत अच्छी बात है। इसी बारे में हम बात करेंगे। अब हम इस फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि कितनी होती है ये फील्ड, इसका अमाउंट क्या होता है। ठीक है, तो हमको ये बात करना है टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, दिस लॉ इज कॉल्ड एज बायो-सैवर्ट्स लॉ। तुमको जैसे प्रोनाउंस करना है वैसे करो, बायो-सैवर्ट्स करो, बायो-सैवर्ट्स करो, डजेंट मैटर, तुम्हारे ऊपर है ये। फ्रीडम ऑफ स्पीच है सबको, इंडिपेंडेंट इंडिया, सो नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। लेट्स सी बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या बोलता है। देखो, बायो-सैवर्ट्स लॉ सेज दैट कि अगर मेरे पास एक पूरा करंट कैरिंग वायर है लाइक दिस, ये सपोज मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ये रहा एक करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट आई ले लेते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यहाँ से मैं करंट को स्मॉल आई डिनोट करते हुए चलता हूँ, या अगर तुम्हारे बुक में कैपिटल आई लिया है तो चलो हम लोग कैपिटल आई ले लेते हैं। ठीक है, मोस्टली बुक्स में कैपिटल आई लिया होता है तो हम लोग कैपिटल आई लेके चलते हैं। यहाँ एक करंट है, कैपिटल आई फ्लो कर रहा है इस वायर में। बायो-सैवर्ट्स लॉ सेज कि हम इस, या बायो और सैवर्ट ने क्या बोला कि हम इस पूरे वायर की वजह से फील्ड नहीं बता सकते, हम इस वायर के एक छोटे से पार्ट के वजह से फील्ड बता सकते हैं। उन्होंने बोला कि हम इस छोटे से पार्ट के वजह से फील्ड बता सकते हैं। अगर इस पूरे वायर का कुछ लेंथ है तो हम इस पूरे वायर पे एक छोटा सा लेंथ dl कंसिडर करेंगे,
उस डीएल के वजह से कितनी फील्ड है हम बता पाएंगे। तो डीएल की वजह से फील्ड कहाँ बता पाएंगे, डीएल के वजह से किसी डिस्टेंस आर पे कोई पॉइंट है, अगर ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, इस पूरे वायर पे सिर्फ इतने एलिमेंट, इतने लेंथ के वजह से फील्ड बता सकते हैं बायो सैवर्ट्स लॉ, या बायो और सैवर्ट जो लॉ दे रहे हैं उससे हम सिर्फ इतने लेंथ की वजह से फील्ड निकाल सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर जब इतने ही लेंथ की वजह से फील्ड मिल रही तो यूज ही क्यों कर रहे हैं लॉ। अरे बाकी के पूरे वायर के लिए फील्ड अगर निकालना है तो अपने पास एक ट्रिक होता है कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। तो इतने पार्ट की वजह से जो फील्ड आएगी टोटल फील्ड निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो थोड़े कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे होंगे ना तो मज़ा आएगा ये चैप्टर करने में, इसीलिए मैंने तुमको एक डिटेल में वीडियो बना दिया था कि कौन कौन से 11th के कॉन्सेप्ट्स तुमको चाहिए ही चाहिए 12th में। तो उसमें से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो बायो सैवर्ट लॉ बोलता है कि ये कोई डिस्टेंस r पे अगर पॉइंट P है तो इस पॉइंट P पे फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये जो पॉइंट P है ये कुछ एंगल पे है इस DL से, सपोज थीटा एंगल पे है। तो बायो सैवर्ट लॉ क्या बोलता है, बायो सैवर्ट लॉ सेज दैट द मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखना, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl at a point P is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या यहाँ से मैं लिखना चालू करता हूँ लॉ के बारे में, इज फर्स्ट थिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एलिमेंट, यानी डीएल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आई बात। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल एट विच ये साइन ऑफ एंगल समझता है ना, हमको साइन थीटा लेना है तो ये याद रखना, साइन ऑफ एंगल एट विच द पॉइंट और द एट विच P इज सिचुएटेड। फिलहाल के लिए इतना ही लिखते हैं, जिस एंगल पे P है अपना, ठीक है, सिचुएटेड। एंड लास्टली ध्यान से देखना, लास्ट वाला प्रोपोर्शनैलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, inversely proportional to square of the distance of point P from DL vector। DL से P तक का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब इसका बात कर लेते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड अपने को लॉ के हिसाब से मिली है इसको हम जरा मैथमेटिकली लिखने का ट्राई करें। परेशान मत हो जाओ सर पहला ही लॉ बता रहे हो, इतना बड़ा लॉ चल रहा है चैप्टर में। देखो ये लॉ एक बार जब तुम देख लोगे, लिखना चालू कर दोगे तब ये ईजी हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ से क्या बोल रहा है ये लॉ बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड तो हम निकाल नहीं रहे, छोटी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से। तो इसको मैं ले लेता हूँ dB। This dB is directly proportional to current. It is directly proportional to what? Length element. It is directly proportional to what? Sine of angle, है ना। इतना सब में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I लिख लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एलिमेंट DL लिख लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल एट विच P is situated, sin थीटा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया यहाँ तक। ये बायो सैवर्ट्स लॉ का प्रोपोर्शनैलिटी वाला फॉर्म है। यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो तुमको कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायो सैवर्ट्स लॉ का फॉर्म आ गया तुम्हारा। ध्यान से देखना, ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसमें म्यू नॉट होता है
परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तुमने ये चीज़ 11th के मैग्नेटिज्म में पढ़ ली है। सीबीएसई वालों ने तो नहीं पढ़ी है, स्टेट बोर्ड वालों ने पढ़ ली है। स्टेट बोर्ड तुमको 11th में मैग्नेटिज्म चैप्टर था, तो वहीं तुमने म्यू नॉट के बारे में पढ़ा है। म्यू नॉट का वैल्यू भी तुमको पता होना चाहिए। इट इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो मेरे हिसाब से तुम वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई का, सॉरी म्यू नॉट का मत याद रखो, म्यू नॉट बाई 4 पाई का याद रखो। अरे देखो, हर फॉर्मूला में जब म्यू नॉट बाई 4 पाई ही आएगा तो हम क्या करेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे ना। और यहाँ से ज़रा देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या आ रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आता है 10⁻⁻⁷। तो ये वैल्यू याद रखो, ज़्यादा बेटर है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस। बाकी म्यू नॉट का वैल्यू याद है तो अच्छी बात है। म्यू नॉट का यूनिट वगैरह अगर तुमको निकालना है तो निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, यूनिट मिल जाएगा। बट फिलहाल के लिए देख लेना, ठीक है, बुक से देख के लिख लेना यूनिट। ऑल राइट, मुझे तो याद नहीं है, फॉर्मूला से निकाल सकते हो यूनिट। देखो ना, जैसे यहाँ से तुमको यूनिट निकालना हो म्यू नॉट का तो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, टेस्ला अपॉन इधर एम्पियर, ये मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, और साइन थीटा को तो यूनिट नहीं होता है, तो टेस्ला पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, दिस विल बी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। चाहे जैसे तुमको याद रहे वैसे याद रखो, यहाँ से निकाल लोगे तो और भी ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, ये तो मालूम है ना, ये जिसको नहीं मालूम है वो पता करके रखना, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है। ये तुम्हारा बायो-सैवर्ट्स लॉ का स्केलर फॉर्म है। यहाँ तक अभी देखो हमने बात किया है कि सब कुछ वैल्यू वाइज कितना है, हमने सिर्फ वैल्यू की बात की है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का बात नहीं किया अभी तक। सर कितना बड़ा है, अरे यही तो मज़ा है 12th स्टैंडर्ड का, है सिंपल, परेशान मत हो, कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस तुम लॉजिक को समझ के चलो, क्या क्या बताया मैंने उस सीक्वेंस में चलो। हमको इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बायो-सैवर्ट ने बोला कि पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते। व्हाट वी कैन डू इज इंस्टेड वी कैन फाइंड द फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl। छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से फील्ड निकाल सकते हैं dl की वजह से, वो dl हमने कंसिडर किया है। उस dl से अगर r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है जो थीटा एंगल पे है, तो जो फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ एलिमेंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइन ऑफ दिस एंगल थीटा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो ये सब कंबाइन करके हमने ऐसे लिख दिया। कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जैसे कूलम्स कांस्टेंट आता है याद है इलेक्ट्रिसिटी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे मैग्नेटिज्म में कांस्टेंट आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। तो ये अपना कांस्टेंट आ गया, और ये कांस्टेंट की वैल्यू भी हमने लिख ली है 10⁻⁻⁷। तो इतना सब तुमको याद होना चाहिए, तो इट्स बेटर। यूनिट इसका चाहिए तो मैं और एक निकाल के तुमको दे देता हूँ यूनिट, परेशान मत हो, बोलोगे सर पढ़ा नहीं रहे हैं ठीक से, यूनिट नहीं बता रहे हैं, तो परेशान मत हो, मैं यूनिट बता देता हूँ। ये नोट डाउन करो, ये नोट डाउन करो, और मैं इसका यूनिट बता देता हूँ। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट लिख के ठीक से, ये टेस्ला वाला यूनिट तुमको शायद कम देखने को मिले, ये पॉज करके नोट डाउन कर लो, ये स्टेटमेंट नोट डाउन कर लो, फिर हम और डिटेल में जाते हैं थोड़ा बायो-सैवर्ट्स लॉ के बारे में। आज बायो-सैवर्ट्स लॉ ही डिटेल से करेंगे, इसके बाद इसको अप्लाई करना चालू करेंगे अगले लेक्चर से। आज ही मैं अप्लाई कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुम बोलोगे सर 12th इतना हार्ड है क्या? हार्ड नहीं है, थोड़ा कंटेंट ज़्यादा होगा, बस इतना याद रखो, ठीक है। मैंने तुमको बोला भी था जब 12th का इंट्रोडक्शन दिया था, तभी मैंने तुमको बोला था 12th की बुक उठा के देखो, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है ना, कंटेंट में भी और थिकनेस में भी। तो ऑफ कोर्स अंदर कुछ तो माल मटेरियल होगा ही ना, तभी मोटी हुई है, डबल हुई है बुक साइज़ में, ऐसे ही थोड़ी हवा भर के थोड़ी डबल कर दिया है। देखो इसका हम लोग यूनिट निकालना चाहें अगर जैसे, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है इसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, ये पता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का यूनिट हमको पता नहीं है, या म्यू नॉट का यूनिट हमको निकालना है। करंट का यूनिट है एम्पियर, इसका यूनिट है मीटर, डीएल का यूनिट, साइन थीटा का कोई यूनिट होता नहीं है, आर स्क्वायर का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, एक्स की वैल्यू क्या आती है, वेबर पर एम्पियर मीटर। तो यहाँ वेबर पर एम्पियर मीटर भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब समझ में आया? सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज वेबर पर एम्पियर मीटर। मेरे हिसाब से ज़्यादातर जगह पे तुमको वेबर पर एम्पियर मीटर ही दिया होगा,
तो इसलिए मैंने ये वाला यूनिट भी बता दिया ताकि तुम कल को ये मत बोलो कि सर ये वाला यूनिट तो बताया ही नहीं, तो हमारा 12th ख़राब हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं है, कुछ टेंशन मत लो, कुछ नहीं ख़राब होगा, सब बताऊंगा, डोंट वरी। आई होप तुमको समझ में आया बायो सेवर्ट्स लॉ। अब थोड़ा बायो सेवर्ट्स लॉ को डिटेल में समझते हैं। डिटेल मतलब वेक्टर फॉर्म में थोड़ा समझ लेते हैं ना, वेक्टर्स थोड़ा पता होना चाहिए। देखो मैंने तुमको पहले ही बोला वेक्टर्स नहीं पता रहेगा तो बहुत दिक्कत आएगा। तो वेक्टर्स वाइज समझते हैं, ज़रा देखो ध्यान से। पहले तो तुमको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा मैंने वेक्टर साइंस यहाँ पे लगाया हुआ है ऑलरेडी, जैसे ये डीएल पे वेक्टर साइन लगाया है, आर पे वेक्टर साइन लगाया है, राइट। तो आर तो क्लियरली समझ में आ रहा है, एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर मालूम है ना, यहाँ से पॉइंट पी तक का जो पोजीशन डिस्क्राइब कर रहा है वो आर वेक्टर है मेरा। ये जो डीएल वेक्टर है ना, ध्यान से देखो, डीएल वेक्टर मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ और इसको याद रखना आज से। डीएल वेक्टर इज अ लेंथ एलिमेंट सेलेक्टेड या सिंपली लेंथ एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमेशा याद रखना, हमेशा डीएल जब भी सेलेक्ट करोगे हमेशा करंट के डायरेक्शन में सेलेक्ट करना। एक बात ये याद रख लो, डीएल जब भी लोगे हमेशा करंट के डायरेक्शन में ही होगा। अब देखो एग्जांपल, जैसे ये एक वायर है, वायर ऐसा भी हो सकता है ना, नहीं हो सकता है, हो सकता है। इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है और मैं बायो सेवर्ट्स लॉ इस पे अप्लाई करूँ तो मुझे एक डीएल एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये जो डीएल है इसका डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा, ऐसा, करंट के डायरेक्शन में। तो ये आया करंट के डायरेक्शन में डीएल। समझ में आ गई बात। ये एक वायर है, ऐसे सर्कुलर वायर, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ये मुझे यहाँ पे डीएल वेक्टर सेलेक्ट करना है तो यहाँ डीएल वेक्टर आएगा ऐसे। बात समझ में आई। हमेशा डीएल वेक्टर किधर जाएगा, करंट के डायरेक्शन में। तो अब ये बात याद रख लो, ये बात टैटू करवा लो, ये बात चाहे जैसे तकिए के नीचे रख के सो, याद हो जाए, जैसे भी याद हो जाए तुमको। इट्स बेटर टू रिमेंबर इट दैट वे। तो अब ज़रा इसको हम अप्लाई करते हैं इस लॉ में थोड़ा वेक्टोरिकली, इसको हम वेक्टोरिकली देखते हैं, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म देखो कैसा दिखाई पड़ेगा। यही डी को मैं अगर लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तुम तो बोलोगे सर यही उठा के कॉपी किया है। हाँ कॉपी किया है, थोड़ा रुको ज़रा। देखो हमको मालूम है कि यहाँ डीएल एक वेक्टर है अपने कंसिडरेशन में और एक आर वेक्टर है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, ध्यान देना। आर से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, ये बात ध्यान से देखो इधर। तो इसको मैं लिख रहा हूँ आई डी एल आर साइन थीटा और इधर नीचे क्या हो जाएगा, आर क्यूब। बोलो ये समझ में आया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर। डोंट वरी, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये तुमको बायो सेवर्ट्स लॉ के वेक्टर फॉर्म तक लेके जा रहा हूँ मैं। अब देखो ज़रा ध्यान से, आई तो एक स्केलर है तो इसको मैं लिखता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये आर क्यूब। अपने पास बचता है डी एल आर साइन थीटा। अच्छा ज़रा ये डी एल आर साइन थीटा में डी एल क्या है, वेक्टर है, पता है। ये रफ करूँ, ये रफ करूँ क्या मैं, नीचे वाला पार्ट मुझे चाहिए होगा, नीचे का स्पेस। चलो अपने को पता है डीएल एक वेक्टर है, अपने को पता है आर एक वेक्टर है। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ गया। अरे ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी के इक्वल होता है। अब समझ में आया। तो ज़रा देखो ध्यान से, डी बी वेक्टर अगर मैं लिखूँ तो डी बी वेक्टर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन आर क्यूब, सॉरी 4 पाई तो गायब ही हो गया। देखो देखो 4 पाई आर क्यूब, इसको मैं लिखता हूँ डी एल क्रॉस आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आया मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म। दिस इज बायो सेवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। समझ में आया बोलो। अरे ये ए क्रॉस बी है ना, क्योंकि ए बी साइन थीटा के फॉर्म में लिखा है, तो ए क्रॉस बी है ये, और ए क्रॉस बी है तो ए की जगह मेरा डी एल है और बी की जगह मेरा आर वेक्टर है। तो यहाँ चाहिए तो रीजन में लिख देना ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा। तो ये तो बच्चों को भी पता होनी चाहिए ये बात। बच्चों को मतलब जिसने 11th अभी अभी लिया है और 2 चैप्टर ही पढ़े हैं उसको भी ये बात पता होगी। तो तुमने तो 11th पूरा पढ़ लिया है, 12th पढ़ रहे हो। पता नहीं कितने लोग तो 12th के एंड में ये चैप्टर देख रहे हैं। तो तुमको तो अब तक ये बात पता ही होनी चाहिए। ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ
बायो-सैवर्ट्स लॉ। ये क्या है? वेक्टर फॉर्म है। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। हाँ, अब बातें हो रही हैं इंपॉर्टेंट। देखो, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। क्लियरली दिखाई पड़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डीएल और आर के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में होगा। हमको मालूम है जब भी दो वेक्टर्स होते हैं, ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी, और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो ए क्रॉस बी करते हैं तो ये अपने को डायरेक्शन देता है, राइट हैंड थंब रूल। याद है राइट हैंड रूल? मालूम है ना राइट हैंड थंब रूल। सो राइट हैंड रूल अगर मैं लगाऊं तो ए से बी की तरफ मेरे को कर्ल करना है, तो थंब मेरे को डायरेक्शन देता है किसका? ए क्रॉस बी का। तो वैसे डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में बी होगा अपना मैग्नेटिक फील्ड। अरे रिजल्टेंट वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। समझा? तो वैसे डीबी का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन होगा। जरा डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन निकालने का ट्राई करो। ये अपना डीएल है, देखो ध्यान से, ये अपना डीएल है, ये अपना आर है। तो मैं ये डीएल पे अपना हाथ रखता हूँ लाइक दिस, और ये आर की तरफ मैं कर्ल करता हूँ। ध्यान दो, ये डीएल पे हाथ रखूँ और आर की तरफ कर्ल करूँ तो थंब किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। डीएल पे मैंने ऐसे हाथ रखा, आर की तरफ कर्ल किया। अरे ए क्रॉस बी करने के लिए ए पे हाथ रखा, बी की तरफ कर्ल किया। तो वैसे डीएल क्रॉस आर करना था, तो डीएल पे हाथ रखा, आर की तरफ कर्ल किया, तो अंदर जा रहा है। समझ में आई बात? देखो, अब कुछ बच्चों को लगेगा सर ये सब क्यों बता रहे हो, ये सब तो हमको पता है ऑलरेडी। सबको नहीं पता है, थोड़ा बच्चों को क्रॉस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तुमको बेस लेवल से समझाते हुए चल रहा हूँ ताकि डाउट ही ना रहे। एक लेक्चर में बता दूंगा तो आगे के लेक्चर में दोबारा रिपीट करने का ज़रूरत नहीं रहेगा, ठीक है? तो इट्स बेटर थोड़ा सुन लो पेशेंस रख के। नहीं सुनना है तो भगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम। भगा मतलब मुझे कैसे भगाओगे? मैं तो अपने घर में हूँ। भगाना मतलब वीडियो स्किप करो 10 सेकेंड 12 सेकेंड, ठीक है? तो डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन देख के क्या समझ में आ रहा है? क्लियरली मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स जा रही है, राइट? तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ से एक क्लियरली समझ में आता है कि डी बी का जो वेक्टर है या डी बी का जो डायरेक्शन है, ये डी बी वेक्टर ये परपेंडिकुलर टू डी एल वेक्टर होगा और ये परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बता रहा हूँ, इसको याद रखना यहाँ से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैग्नेटिक फील्ड आती है करंट कैरिंग वायर की वजह से, सॉरी लेंथ एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर की वजह से, वो लेंथ एलिमेंट को परपेंडिकुलर होगी और आर वेक्टर को परपेंडिकुलर होगी। ऐसा क्यों? अरे तुमको पता है ना, ये अगर तुम्हारा ए वेक्टर है, या मैं देखो इसका एग्जांपल ले लेता हूँ मार्कर्स का। ये रहे मेरे पास 3 मार्कर्स। ये सपोज मेरा ए वेक्टर है, ठीक है? ये मेरा बी वेक्टर है, ऑलराइट? मेरे को ए क्रॉस बी करना है, जैसे ये ए ये बी, ऐसे मैंने रखा है, 2 वेक्टर्स है मेरे, ठीक है? ये 2 वेक्टर्स। जब मैं ए क्रॉस बी करता हूँ तो डायरेक्शन ऊपर आता है। तो देखो ये मेरा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, रिजल्टेंट। ज़रा ध्यान से देखो, ये जो रिजल्टेंट है वो ए को भी परपेंडिकुलर है और बी को भी परपेंडिकुलर है। ये क्रॉस प्रोडक्ट का एक प्रॉपर्टी होता है, मालूम है? रिजल्टेंट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये जो डी बी वेक्टर है, ये डी एल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है ना, तो ये डी एल को भी परपेंडिकुलर होगा और आर को भी परपेंडिकुलर होगा। इज दैट क्लियर? चलो, तो क्लियरली यहाँ से डायरेक्शन अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन किधर आ रही है? डायरेक्शन आ रही है इनवर्ड्स। अब इतना नहीं करना है, बार बार डी एल क्रॉस आर नहीं करना है। एक सिंपल सा लॉ है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे, एंड द लॉ इज़ राइट हैंड रूल। उसको हम बोलते हैं राइट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल। हम अब से इसको राइट हैंड थंब रूल बोलेंगे। तो ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा चैप्टर हैंड रूल्स पे चलेगा। कभी राइट हैंड रूल, कभी लेफ्ट हैंड रूल, यही सब चलता रहेगा। तो मोस्टली ये चैप्टर में तो सब जगह राइट हैंड, तुम्हारा राइट हैंड ही काम आने वाला है तुमको, है ना? हमेशा की तरह राइट हैंड ही काम आएगा तुमको। तो देखो राइट हैंड पे क्या, राइट हैंड का यूज़ कैसे करना है यहाँ पे? इट इज़ वेरी सिंपल। तुमको अब कुछ नहीं करना है, डी एल क्रॉस आर वगैरह कुछ नहीं करना है। जस्ट क्या करो, थंब को रख दो करंट के डायरेक्शन में। सुनो ध्यान से, थंब को रख दो करंट के डायरेक्शन में और फिंगर्स को कर्ल करो। आ गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब को रख दो करंट के डायरेक्शन में और फिंगर्स को कर्ल कर लो। जैसे ये मेरा वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ चल रहा है, तो इसके चारों तरफ फील्ड कैसी होगी वो मुझे देखना है। तो मैं करंट के डायरेक्शन में क्या रखूँगा? थंब ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है और फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूँ। तो इसके तरफ जो फील्ड, इसके चारों तरफ जो फील्ड है वो ऐसी है। ये फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। यहीं पे अगर करंट नीचे जा रहा होता तो फील्ड क्लॉकवाइज। अब बात समझ में आई? तो देखो
अपने को इनवर्ड मिल रहा था ना डीएल क्रॉस आर करके, यहाँ रखो और पी पे रख के कर्ल करो तो अंदर जा रही है ना फील्ड। अब ये सब करने का ज़रूरत ही नहीं है तुमको, डीएल क्रॉस आर करने का ज़रूरत नहीं है तुमको, डायरेक्टली तुमको फील्ड पता चल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास ये एक वायर ऐसे है, ठीक है, और हमको यहाँ कहीं फील्ड पूछ दिया, तो बताओ फील्ड कैसी होगी, डायरेक्शन सिर्फ बताओ। ये करंट है, इसमें हमको डायरेक्शन पूछा, डायरेक्शन किधर होगा बोलो, यूज़ करो राइट हैंड थंब रूल, अभी बताया ना, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो और कर्ल करो, तो करंट ऐसे जा रहा है, कर्ल किया तो फील्ड किधर जा रही है, अंदर जा रही है। ये नोटेशन पता है वेक्टर नोटेशन क्रॉस और डॉट का? क्रॉस मतलब होता है वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है, डॉट मतलब होता है वेक्टर तुम्हारे तरफ आ रहा है, समझा? यहीं पे अगर ये करंट का डायरेक्शन में चेंज कर दूं लाइक दिस, ये करंट अभी इस तरफ चल रहा है ऐसे, तो अब करंट का डायरेक्शन इधर, फील्ड ऐसे बाहर, देखो यहाँ अंदर जाएगी, ऊपर के साइड अंदर जाएगी, इस साइड बाहर आएगी, तो यहाँ फील्ड बनाओगे तो फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा, इसको वेक्टर नोटेशन बोलते हैं। ये डॉट सर्कल के अंदर है मतलब वेक्टर बाहर आ रहा है, और क्रॉस है तो वेक्टर अंदर जा रहा है। बात समझ में आई? तो ये बायो सैवर्ट्स लॉ के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आज के लेक्चर में हमने कवर किया है, हर एक चीज़ डिटेल में कवर किया। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी है इसको याद रखना है, ऐसे नहीं कि रैंडमली मैंने लिख दिया है, ये काम आएगा लेक्चर में आगे जब हम डेरिवेशंस करेंगे। अभी मैं डेरिवेशन स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, अगले लेक्चर से डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। आज फिलहाल तुमको समझना था कि वेक्टर्स के फॉर्म में या पूरा बायो सैवर्ट्स लॉ है क्या, इसको अप्लाई हम बाद में करेंगे, ठीक है? तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ तुमको। बायो सैवर्ट्स लॉ बोलता है कि करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड नहीं बता सकते, एक लेंथ एलिमेंट की वजह से बताएंगे। लेंथ एलिमेंट की वजह से कुछ डिस्टेंस r पे किसी एंगल थीटा पे जो फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एलिमेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल है, जो एंगल पे वो है थीटा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। ठीक है, इतना समझ में आया? इसको सबको कंबाइन किया तो हमको फॉर्मूला मिलता है ये वाला। प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है μ0/4π। μ0 को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, इतना सब तुमको इस मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू के बारे में पता है। अब आते हैं डायरेक्शन पे बात करते हैं। डायरेक्शन, एक चीज़ तुमको याद रखना है कि जो डीएल वेक्टर है वो हमेशा करंट के डायरेक्शन में सेलेक्ट करना है। फिर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में तुम्हारा बायो सैवर्ट्स लॉ कुछ ऐसा दिखता है, dB = μ0I/4πr³ dl क्रॉस r वेक्टर, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो dl और r के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में। उसका रिजल्ट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड dl को भी परपेंडिकुलर और r को भी परपेंडिकुलर। ठीक है, बात समझ में आई? फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दैट वी कैन इजीली फाइंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, चाहिए तो मैं वो स्टेटमेंट भी लिख के दे देता हूँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए। वो स्टेटमेंट तुम यहीं लिख लो, आज खत्म हो जाए झंझट तुम्हारा। बार बार तुमको याद करने का ज़रूरत नहीं। तुम बोलोगे सर लिखा के नहीं दिया तो भूल गए, पता नहीं क्या है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से बार बार वही चीज़ यूज़ करने वाला हूँ मैं, राइट हैंड थंब रूल। तो तुम बोलोगे सर बताया नहीं है, बताया है यहाँ पे। यही है कि प्रूफ नहीं रहेगा मेरे पास मेरे पास तो रहेगा रिकॉर्डेड लेक्चर, पर फिर मैं वो टाइम पे कैसे बोलूँगा, बोल भी नहीं सकता कि लिखाया है देखो नोट्स में। तो देखो ये नोट करके लिख लो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक field can be found by right hand thumb rule। मेरे को मालूम है कुछ लोग बोलेंगे सर ये रूल तो स्कूल के बुक में था, क्यों लिखा के दे रहे हो? हाँ मालूम है स्कूल के बुक में था, पर फिर भी कितने लोगों के दिमाग में नहीं है ये चीज़, तो हम लोग लिख लेते हैं राइट हैंड थंब रूल। देखो ध्यान से क्या करना है हमको। When the thumb is stretched in या along the direction of current and all the 4 fingers are curled, then the 4 fingers indicate
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हो गया बस। जो चारों फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंडिकेट करती हैं। ये आया तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल। तो ये चीज़ तुमको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से, और बहुत ज़रूरी चीज़ है ये राइट हैंड थंब रूल। इसी के बेसिस पे हम बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़े बड़े डेरिवेशंस कर पाएंगे अगर तुम यूज़ करना सीख जाओ। हाँ, अगर परेशान रहोगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लेना। तो इसी के साथ लेक्चर ख़त्म करते हैं। कुछ डाउट है अगर तो मुझे बताओ कमेंट्स में। होपफुली तुमको सब समझ में आया होगा। कुछ नहीं भी समझ में आया तो बताओ, और सब समझ में आया तो भी मुझे कमेंट्स में बताओ। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।